गड़बड़ कर रहे हो। पहला क्वेश्चन है, शुरुआत तो कम से कम हम अच्छी कर सकते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन था। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने कि भाई लेट के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो कौन से केस में होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। यहां पे हिम ऑब्जेक्टिव केस में है, बट बहुत चालाकी से आई को सब्जेक्टिव केस कर दिया गया है। यहां पे आई गलत है, मी होगा। लेट हिम एंड मी गो टू मुंबई। इसीलिए मैंने कहा कि आज आपसे मिलकर पहले क्वेश्चन करना जरूरी है। अब आप देखो, काफी लोगों ने सही किया बट काफी लोग गलत भी हैं। कुछ लोगों को नो एरर नजर आ रहा था। ठीक है, तो उधर हिम एंड मी करना पड़ेगा कि उसको और मुझे एक हफ्ते के लिए मुंबई जाने दो। ठीक है, लेट हिम एंड मी गो टू मुंबई। और यहां पे आपको जरूरत थी ऑब्जेक्टिव केस की। डायरेक्ट है बिल्कुल ये। दे ऑल आर देयर बट शी, सो गो एंड कॉल हर एज सून एज पॉसिबल बिकॉज शी हैज टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग। अब यहां पे क्या दिक्कत आ रही है? दे ऑल आर देयर बट शी लिखा हुआ है। बट यहां पे क्या है ये समझना पड़ेगा पहले। देखो, बट जो है इन जनरल कंजंक्शन होता है, ये सबको पता है। जैसे हम कहें कि ही इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट बट ही कुड नॉट परफॉर्म वेल दिस टाइम। ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट बट ही कुड नॉट परफॉर्म वेल दिस टाइम। तब यहां बट क्या है? ये कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है कि अगर वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो उसे अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। और बट यहां पे दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है। जो दो वर्ड, दो फ्रेज या दो क्लॉज को ज्वाइन करता है वही कंजंक्शन कहा जाता है। लेकिन ये वाला जो बट है ये प्रेपोजिशन है। इस बात का ध्यान आपको रखना है, ये बट प्रेपोजिशन है। क्योंकि प्रेपोजिशन किसके पहले पोजिशन होता है भाई? नाउन या प्रोनाउन के। यहां पे आपको बट के बाद सिर्फ शी लिखा हुआ दिख रहा है, यहां पे कोई क्लॉज नहीं है। तो एक नई बात आपको सीखने को मिली कि बट का इस्तेमाल जब भी हम करते हैं प्रेपोजिशन के तौर पे, तो जाहिर तौर पे इसके बाद जो लिखोगे वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है ना? बट के बाद लिखा हुआ है शी, शी यहां पे गलत है, इसकी जगह पे क्या लगाओगे? हर। बट हर, राइट? ये हर यहां पे जो है करेक्ट होगा, बट हर। तो सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि दे ऑल आर देयर बट हर। और मैंने क्या बताया आपको कि बट जब प्रेपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है एक्सेप्ट दैट, राइट? याद रखिएगा, इसकी जरूरत बाद में भी पड़ेगी। बट जब प्रेपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब होता है एक्सेप्ट दैट। और एक्सेप्ट दैट का मतलब क्या? इसको छोड़कर। अब सेंटेंस का क्या मतलब है कि वहां सारे आ चुके हैं उसको छोड़कर, उसको छोड़कर। बट उसके बाद उसको, ऑब्जेक्टिव केस प्रेपोजिशन के बाद, तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में। सो गो एंड कॉल हर। वहां सारे आ चुके हैं उसको छोड़कर, इसीलिए जाओ और उसको बुला के लाओ एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। क्यों? क्योंकि शी हैज टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग। और देखो, एक और अच्छा शब्द यहां पे पता चल रहा है आपको, प्रिसाइड, राइट? प्रिसाइड जो है वर्ब है, और प्रिसाइड का मतलब होता है अध्यक्षता करना, राइट? और ये भी ध्यान में रखो आप कि प्रिसाइड के साथ ओवर की जोड़ी बनती है। जैसे कहीं पे कोई मीटिंग हो रही है, कोई सभा हो रही है, तो बोलते हैं इस सभा के अध्यक्ष ये हैं, इस सभा की अध्यक्षता इन्होंने की, राइट? सो जो अध्यक्षता करता है वो प्रिसाइड ओवर करता है। और इसी प्रिसाइड वर्ब से आपको नाउन मिलता है, क्या? प्रेसिडेंट। हाँ जी, प्रेसिडेंट आपका नाउन है। अध्यक्ष, अध्यक्ष का ये वर्ब हो गया, अध्यक्षता करना। तो ये इसके पीछे कारण था। गॉट द पॉइंट? अगला है, योर सजेशन इज नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर एम्प्लॉइज। अल्फाबेटो पूछ रहे सर बट प्रेपोजिशन और कंजंक्शन का पता कैसे लगाएंगे? अल्फाबेटो मैंने अभी बताया आपको कि बट जब कंजंक्शन के तौर पे इन जनरल काम करेगा तो दो क्लॉज को ज्वाइन करेगा। भाई एग्जांपल नहीं सुना? अभी तो बोला मैंने कि ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो एक समझदार स्टूडेंट है, बट ही कुड नॉट परफॉर्म वेल। तो ही कुड नॉट परफॉर्म वेल एक क्लॉज, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट दूसरा क्लॉज, और दोनों क्लॉज के बीच में कॉन्ट्रास्ट है कि अगर अच्छा स्टूडेंट है तो उसे अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, बट नहीं कर रहा। यहां पे क्या नजर आया? यहां बट के तुरंत बाद एक शब्द लिखा है, क्लॉज नहीं आया है, और वो शब्द एक प्रोनाउन है। तो साफ साफ दिख रहा है कि यहां पे ये प्रेपोजिशन है, क्योंकि प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या थी? प्रेपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेम सेंटेंस, राइट? चलिए जी, तो यहां तक सभी को क्लियर हो गया। भाई ये थर्ड क्वेश्चन पे, तीसरा क्वेश्चन वो है ना जो थोड़ी सी समझ आपके एडजेक्टिव की भी चेक करेगा, और ये बहुत ही कॉमन एरर है। आइए सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में फंडा आपका क्लियर कर दूं। जितने लोगों को क्लियर है वो भी मुझे समझ में आ जाएगा, जिनको नहीं क्लियर है वो समझ लेंगे। मैं यहां पे एक सेंटेंस लिख रहा हूं और आप मुझे बताएंगे कि उसमें क्या एरर है या कोई एरर नहीं है। टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इज हायर देन सिक्किम। इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है? टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इज हायर देन सिक्किम। राधिका कह रही हैं योर्स। राधिका ऐसी गलती कैसे कर सकते हो आप? हैं, सजेशन नाउन है, नाउन के पहले जो लगेगा वो पजेसिव एडजेक्टिव होगा। वो तो पजेसिव एडजेक्टिव ऑलरेडी है, योर सजेशन। तुक्का नहीं मारना, हमें आदत से बाहर आना है। गुड मॉर्निंग रामराज। सुनील कह रहे हैं नो एरर। शुभम कह रहे हैं देन दैट ऑफ, धीरज कह रहे हैं सिक्किम्स लगा दीजिए। सिक्किम टेम्परेचर, देन दैट ऑफ सिक्किम, देन दैट ऑफ। पवन को नो एरर लग रहा है, दैट ऑफ। कृष्णा, धीरज, मोहित, करिश्मा एरर है, पीएम देन दैट ऑफ। निर्भा कह रहे हैं राइट है। चलिए ये फंडा क्लियर कर लो, क्योंकि ये हमें एडजेक्टिव में भी डिस्कस करना होगा, और एडजेक्टिव के बिल्कुल बेसिक फंडों में से ये आता है।
पहले सेंटेंस को समझें, ठीक है, कमेंट ना करें आप, ठीक है, मैंने देख लिया, आपका पैटर्न देखना होता है मुझे। अब देखो यहां पे लिखा है टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इज हायर देन सिक्किम, यानी दिल्ली के टेम्परेचर की तुलना सिक्किम से हो रही है। भैया तुलना हमेशा दो एंटिटीज में किसी कॉमन पैरामीटर के ऊपर होती है, इसीलिए एक सेइंग है दैट यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस। एप्पल की तुलना एप्पल से होती है, ऑरेंज की तुलना ऑरेंज से होती है। तुलना हमेशा मतलब बराबरी में होनी चाहिए ना, ऐसा नहीं किसी चीज की तुलना किसी से कर दोगे। तो यहां पे अगर आप दिल्ली के टेम्परेचर की तुलना कर रहे हो तो आप उसकी तुलना सिक्किम के टेम्परेचर से करोगे, ना कि सिक्किम से करोगे। और दिल्ली की जनसंख्या की तुलना सिक्किम की जनसंख्या से होगी, दिल्ली के वेदर की तुलना सिक्किम के वेदर से होगी। तो वेदर एक कॉमन पैरामीटर होगा, या टेम्परेचर एक कॉमन पैरामीटर होगा, या पॉपुलेशन एक कॉमन पैरामीटर होगा, जिसके आधार पे दोनों शहरों के बीच में कंपैरिजन होगा। ये नहीं कि एक शहर की टेम्परेचर की तुलना दूसरे शहर से, नहीं, शहर के टेम्परेचर से। तो ये सेंटेंस तो गलत है। अब हम अगर उस आधार पे फिर इसको सही करें तो हमें क्या नजर आता है कि भाई हमें तो टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इज हायर देन, क्या करना चाहिए, हायर देन, और उसके बाद फिर टेम्परेचर लेके आना चाहिए, टेम्परेचर ऑफ सिक्किम। ठीक है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम आ जाती है, जो कुछ लोगों ने कहा है। इस स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम है कि टेम्परेचर शब्द की आप जरूरत से ज्यादा कम टेम्परेचर का इस्तेमाल कर रहे हैं। टेम्परेचर शब्द का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा हो रहा है, और इस एरर को कहा जाता है रिडंडेंसी का एरर, आवश्यकता से अधिक शब्दों के प्रयोग का एरर, या सुपरफ्लस एक्सप्रेशन का एरर। और हम प्रोनाउन के चैप्टर में हैं, और हमें पता है कि प्रोनाउन इसीलिए ढूंढा गया कि नाउन के बार बार इस्तेमाल से हम बच सकें। तो जब आपने टेम्परेचर शब्द का जिक्र एक बार लाइन में पहले कर दिया है तो दोबारा टेम्परेचर लिखने की क्या जरूरत है, उसकी जगह पे आप प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लीजिए। और इसीलिए इस टेम्परेचर की जगह पे एक प्रोनाउन आ जाता है, और वो क्या हो जाएगा यहां पे, दैट। और दैट क्या है, अभी पढ़ के आ रहे हैं आप, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम होता है जो किसी नाउन की तरफ इशारा करेगा। और ये दैट जो प्रोनाउन है वो कौन से नाउन की तरफ इशारा कर रहा है भाई, टेम्परेचर की तरफ, और इसीलिए देन दैट ऑफ हो जाता है। तो आज बहुत सारे लोगों की आंखें खुली होंगी, क्योंकि मेजर चंक होता है स्टूडेंट्स का जो इस चीज को रट लेते हैं कि जब ऐसा सेंटेंस आएगा ना, देन दैट ऑफ कर देंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, देन दैट ऑफ कर देंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। उन्हें ये पता भी नहीं होता कि वो देन दैट ऑफ क्यों करा जाता है, और वो इस चक्कर में उनको बड़े प्यार से फंसाया जा सकता है, क्योंकि यहां पे ऑफ लगा हुआ है तो आपको दैट ऑफ करना है। मान लो प्रीपोजिशन कुछ और लगा हो, ऑन लगा हो, ऑन लगा हो, राइट, सो वहां पे प्रीपोजिशन ऑन लगाना पड़ेगा, देन दैट ऑन करना पड़ेगा। तो चीजों को रटना नहीं है, हमें समझते हुए चलना है। तो यहां पे जो करेक्शन है वो यही है कि देन के बाद आपको दैट ऑफ लगाना पड़ेगा। और ये दैट क्या है, ये दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो किस नाउन की तरफ इशारा कर रहा है, टेम्परेचर की तरफ। ठीक है, और इसमें एक और बात होती है जो कि अगला चैप्टर जब हमारा शुरू होगा एडजेक्टिव का, तब मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा आपसे और डिटेल में। तो अब आ जाइए इस क्वेश्चन के ऊपर। गुड मॉर्निंग अनिल, यहां पे लिखा हुआ योर सजेशन इज नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर इंप्लाइज। तुम्हारा सजेशन अलग नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है बाकी इंप्लाइज से। अरे बाकी इंप्लाइज के सजेशन से, तुम्हारी तुलना बाकी इंप्लाइज से हो सकती, तुम्हारे सजेशन की तुलना इंप्लाइज से नहीं होगी, सजेशन की तुलना सजेशन से होनी चाहिए। तो अब यहां पे क्या होगा, अब मुझे यहां बताना ही पड़ेगा। अब एक सेंटेंस और देखो आप, ये तो पहला वेरिएंट था। सलमान्स हाउस इज स्मॉलर देन अदर एक्टर्स। सलमान्स हाउस इज स्मॉलर देन अदर एक्टर्स। अभी सेंटेंस को देखो आप, यहां सलमान के घर की तुलना बाकी एक्टर्स से हो रही है। क्या यह बात लॉजिकल है? सलमान के घर की तुलना बाकी एक्टर्स के घरों से होगी। और इसमें क्या होता है कि जब ये सेंटेंस दो तो जो रट्टू तोते हैं, रटे हुए हैं बच्चे रूल्स को, वो यहां पे क्या कहते हैं कि यहां पे भी जी देन के बाद दैट ऑफ कर दो, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नहीं, यहां देन के बाद दैट ऑफ नहीं होगा, यहां देन दोज ऑफ करना पड़ेगा। कारण क्या है कि सलमान के एक घर की तुलना एक्टर्स के घरों से हो रही है, यानी तुलना सिंगुलर वर्सेस प्लूरल है। जबकि ऊपर वाले सेंटेंस में तुलना सिंगुलर वर्सेस सिंगुलर थी, एक राज्य जो है दूसरे राज्य से, जैसे हमने सिक्किम की बात करी यहां पे, सो शहर की तुलना शहर से, राज्य की तुलना राज्य से, तो एंटिटी सिंगल सिंगल थी। लेकिन यहां पे क्या है कि अब हम जो बात कर रहे हैं, इधर आप देख रहे हो कि एक व्यक्ति के घर की तुलना बाकी व्यक्तियों के, या एक एक्टर के घर की तुलना बाकी एक्टर्स हो गए ना, तो एक्टर्स होंगे तो घरों हो जाएगा, एक घर नहीं हुआ, यानी तुलना सिंगुलर वर्सेस प्लूरल। यानी जब आपका नाउन प्लूरल हो गया, हाउसेस की बात हो गई, तो उसको रेफर करने वाला प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। और इसीलिए यहां पे क्या आएगा, देन के बाद लगाना पड़ेगा आपको देन दोज ऑफ अदर एक्टर्स। और ये दोज किसकी तरफ इशारा कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, आपको पता है, ये हाउसेस की तरफ इशारा कर रहा है। क्योंकि आप क्या लिखोगे कि सलमान हाउस इज स्मॉलर देन द हाउसेज ऑफ अदर एक्टर्स, राइट। तो हाउसेज ऑफ की जगह पे अब क्या आ गया, देन दोज ऑफ, और वो दोज ऑफ यहां पे काम करेगा। और बिल्कुल वही केस यहां पे भी है कि योर सजेशन इज नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर इंप्लाइज। नहीं, इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में फ्रॉम के बाद फ्रॉम दोज ऑफ अदर इंप्लाइज होगा, फ्रॉम दोज ऑफ अदर इंप्लाइज होगा यहां पे। तो ये दोज किसकी तरफ इशारा करेगा, सजेशंस की तरफ, कि तुम्हारे एक व्यक्ति का जो सजेशन है वो बाकी इंप्लाइज के सजेशन से भी बिल्कुल अलग नहीं है। बात समझ में आ गई? अब कुछ लोग यहां पे जो है वो अपॉस्ट्रोफी को लेकर परेशान है।
देखो अंग्रेजी में क्या बात है कि एक आइडिया को कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और किसी एग्जाम में हमसे ये नहीं पूछा जा रहा होता कि बेटा इस विचार को कहा जाता है। लेकिन बैंकिंग या मैनेजमेंट एग्जाम्स में अगर ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, तब जो आपका एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है या सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, वहां पे जो सेंटेंस दिया गया है, जिस स्ट्रक्चर में दिया गया है, वहां आपको बताना होगा। तो यहां पे हम प्रोनाउन का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रोनाउन का हैंड आउट है, तो प्रोनाउन के बेसिस पे आपको एरर सोचना है। इधर अपोस्ट्रोफी में मत कूदिए, देखते चलिए कि यहां पे किसकी आवश्यकता है। यहां पे हम क्या सीख रहे हैं, दिस दैट दीज दोस क्या थे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थे, demonstrative pronoun थे। So that is not the wrong way of writing if you are putting the apostrophe, but here we are putting forward the same idea in by using a demonstrative pronoun। तो वो हमें ध्यान में रखना है कि हम जो रट के चलते हैं then that of, उसको रटे नहीं। जब सिंगुलर की तुलना सिंगुलर से है तो then that of होगा, यहां पे सिंगुलर की तुलना प्लूरल से है तो then those of करना पड़ेगा। जैसे कहा जाए कि पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज हायर देन अदर सिटीज ऑफ महाराष्ट्र, पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज हायर देन अदर सिटीज ऑफ महाराष्ट्र। तब यहां पे क्या है कि मुंबई के पॉपुलेशन की तुलना आप महाराष्ट्र के बाकी शहरों के पॉपुलेशन से, क्योंकि शहरों की बात हो गई तो उनके पॉपुलेशन की भी संख्या तो प्लूरल हो जाएगी, जिस शब्द के थ्रू आप उन शहर की पॉपुलेशन को बता रहे हैं। तो वहां पे भी क्या करना पड़ेगा, देन दोज ऑफ अदर सिटीज, देन दैट ऑफ अदर सिटीज नहीं, देन दोज ऑफ अदर सिटीज ऑफ महाराष्ट्र। सो पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज हायर देन दोज ऑफ अदर सिटीज ऑफ महाराष्ट्र। बहुत कॉमन एरर देन दैट ऑफ, ये तो बड़ा घिसा हुआ कॉन्सेप्ट, घिसा पिटा कॉन्सेप्ट का मतलब कि बहुत समय से पेपर में क्वेश्चन में आ रहे हैं, लेकिन पिछले 5-6 सालों से जो तीसरा क्वेश्चन है आपका वैसा आ रहा है, यानी सिंगुलर की तुलना वो प्लूरल से करते हैं, क्योंकि बच्चे रटे हुए होते हैं, उन्हें समझ में नहीं होता कि दैट क्या है, तो इस चक्कर में वो इस ट्रैप में आ जाते हैं। अब आप लोग समझदार हैं, आपको पता लग गया कि दैट जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये इशारा कर रहा है लाइन सेंटेंस में इस्तेमाल हो चुके नाउन की तरफ। बात क्लियर हो गई, बात समझ में आई? अब धीरज को पता नहीं कौन सी आंखों से देख रहे हैं, कह रहे हैं सर यहां कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं है। ये क्या है भाई, ये स्मॉलर, यहां पर कंपैरेटिव नहीं है। और अगर आप थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो वहां पे जो स्ट्रक्चर है उसको देखना पड़ेगा, उसको जनरलाइज थोड़ी करोगे, कंपैरेटिव है तो ही होने वाला है, ठीक है ना। योर सजेशन इज नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर एम्प्लॉइज, तो यहां पे फ्रॉम सेपरेट किया जा रहा है, दो एंटिटीज बनाई जा रही है। चलिए जी, आइए अब हम बात करते हैं। इट इज क्वाइट ऑब्वियस आई वुड नेवर डू दैट इफ आई वर हिम। देखो चौथा और पांचवा क्वेश्चन भी बहुत आसान, ये बिल्कुल फॉर्मूले के ऊपर है। क्या जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था वो क्या था कि जहां पे भी आपके पास बी फॉर्म का वर्ब आता है, बी फॉर्म के वर्ब का जो कॉम्प्लीमेंट है, जो पूरक है, वो किस केस में होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में। और जो पैटर्न आपको मैंने बताया था, राइट, बिल्कुल उसी तरीके पे यहां पे इस्तेमाल हो रहा है। योगेश पूछ रहे हैं डिफरेंट होगा या डिफरेंस होगा, क्या फर्क है दोनों में, जरा योगेश आप बताएंगे मुझे। डिफरेंट और डिफरेंट शब्द का ग्रामेटिकल प्रोफाइल बताइए, तब तक मैं बाकी लोगों को ये समझाता हूं, अभी आप वहीं बैठे हुए हैं। इट इज क्वाइट ऑब्वियस आई वुड नेवर डू दैट इफ आई वर ही। आपको बताया था कि पेपर में आपको इट के बाद इज या वाज मिलेगा या इफ आई वर मिलेगा, बस। तो एक कंडीशनल सेंटेंस हो जाएगा इफ आई वर वाला, जो कि चौथा क्वेश्चन है। और पांचवा क्वेश्चन आप देखो, यहां पे इट वाज हिम लिखा हुआ है, तो इस इट वाज हिम को आप क्या करोगे, इट वाज ही। तो चौथे और पांचवें दोनों क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, जो वाज के बाद लिखा हुआ है उसको भी आप सब्जेक्टिव केस में लेके आएंगे, और जो वर के बाद लिखा हुआ है उसे भी सब्जेक्टिव केस में लेके आएंगे। बात समझ में आ गई? फोर्थ क्वेश्चन यहां पे क्या हो जाएगा, इफ के बाद जो लिखा है इफ आई वर ही, अगर मैं वह होता, मैं उसकी जगह होता, ये मतलब हो गया। और पांचवें में भी इट वाज ही। चलिए, डिफरेंट इज एडजेक्टिव, डिफरेंस इज नाउन। जिससे पूछा था उन्हीं ने आंसर दिया, बाकी किसी ने दिया है, तो बिल्कुल। तो वहां पे क्या है, देयर इज नो डिफरेंस फ्रॉम द योर सजेशन इज नो डिफरेंस। जरा खुद सोचो इसके बारे में, योर सजेशन इज नो डिफरेंस। योर सजेशन क्या है, नाउन फ्रेज है, और नाउन फ्रेज को कौन क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा। तो डिफरेंट की जरूरत है, वहां पे डिफरेंस की जरूरत नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मैं आपको 2 मिनट टाइम देता हूं इन 5 क्वेश्चन के लिए। आई विल नॉट बी स्पीकिंग, आप पहले कमेंट करिए फिर मैं डिस्कस करता हूं। 5 क्वेश्चन फटाफट।
चलिए 2 मिनट होता है पूरा, और आपका पेस थोड़ा स्लो है इन क्वेश्चंस में। तो देखो छठा क्वेश्चन है हमारे पास, वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ हिज ओन सक्सेस बिकॉज इट मेक्स वन नॉट ओनली कॉम्प्लेसेंट बट ऑल्सो लैक्स एंड केयरलेस। तो पहली बात तो इसमें एक टाइपो एरर है जिसे आप सही कर लोगे। मेक्स के बाद ऑन लिखा है उसको वन कर लीजिए, ठीक है ना, वो टाइपो एरर है। मेक्स वन नॉट ओनली कॉम्प्लेसेंट बट ऑल्सो लैक्स। यहां पे प्रॉब्लम क्या है छठे सेंटेंस में, और साथ में एक कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं आप कि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट वन होता है, और वन आपको पता है एक तरह का इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, जब आप एक जनरल बात करते हैं किसी एक व्यक्ति के लिए जो कि सभी के ऊपर अप्लाई होगी, वो जनरल स्टेटमेंट। तो वन के साथ पजेसिव में वंस का इस्तेमाल होता है। जैसे कहा जाता है कि भाई वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स। इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस वंस के अंदर, तो आज ये भी कंफ्यूजन दूर कर लीजिए आप। वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स, इसका क्या मतलब है कि एक आदमी को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे जब वन है सेंटेंस का सब्जेक्ट तो वंस लग जाएगा। जबकि इस क्वेश्चन में आपको क्या नजर आ रहा है, यहां पे लिखा हुआ है हिज ओन सक्सेस। तो पेपर वाले यही करेंगे कि सेंटेंस के सब्जेक्ट की जो सब्जेक्ट होगा वो होगा वन, लेकिन उस वन के लिए जब पजेसिव की आगे जरूरत होगी उसी सेंटेंस में तो बड़े प्यार से हिज चिपका देंगे। हिज यहां पे गलत होगा, वंस सही होगा। तो छठे सेंटेंस में जो करेक्शन है वो क्या है, वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ हिज ओन सक्सेस की जगह पे जो आपका हिज, ये तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया, हिज ओन सक्सेस जो लिखा है बी पार्ट के अंदर, वहां पे इस हिज को हटाओगे और वहां पे क्या लगाओगे, वन, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट वन है। और इसका मतलब क्या हुआ कि एक आदमी को अपनी सफलता को ब्रैग नहीं करना चाहिए, बोस्ट नहीं करना चाहिए, शेखी नहीं बकारनी चाहिए, क्योंकि ये चीज इट मेक्स वन, ये आदमी एक आदमी को क्या बना देती है, नॉट ओनली कॉम्प्लेसेंट। आपको याद होगा वो क्या, आपकी पहली क्लास आपने देखी है, प्लैक रूट वर्ड कराया था और वहीं से ये शब्द आया है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट वर्ड का क्या मतलब है, जो आदमी सेल्फ अपीज्ड है, आत्ममुग्ध है जिसे कहा जाता है, जो लेट बैक है, जो कुछ सीखना नहीं चाहता, जिसको लगता है अरे मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, उसे कॉम्प्लेसेंट कहा जाता है। तो यही इस लाइन का मतलब कि अगर तुम अपनी पिछली उपलब्धियों की ही शेखी बघाड़ते रहोगे, मैंने जिंदगी में ये किया, मैंने वो किया, तो इससे क्या बन जाओगे, इससे लेट बैक हो जाओगे, ऊर्जा नहीं रहेगी, जीवन में आगे बढ़ने का मोटिवेशन नहीं रहेगा, पिछले लॉरेल्स पे ही चौड़े पे बैठे हो तुम। लैक्स का मतलब क्या होता है, लापरवाह। अच्छा शब्द है। और देखो यहां पे किस तरीके से वोकैब का मतलब निकालना है, शब्द का मतलब निकालना, वो भी सीख रहे हो आप। कि सपोज आपके लिए लैक्स एक नया शब्द है, आपने कभी ये शब्द नहीं सुना या देखा, तो आपको दिख रहा है कि लैक्स के बाद एंड लगा के लिखा हुआ है केयरलेस, यानी जो मतलब केयरलेस का है उसी के आसपास का मतलब होगा। तो लैक्स भी लापरवाही होता है, केयरलेसनेस। लैक्सिटी जिसको हम बोलते हैं, लैक्सिटी नाउन हो गया, न्यूज में आता है ड्यू टू द लैक्सिटी ऑफ द पुलिस फोर्स, पुलिस की लापरवाही की वजह से, ड्यू टू द लैक्सिटी ऑफ अथॉरिटीज। अब आज ये शब्द खूब आएगा। दिल्ली में कल एक आगजनी की दुखद घटना हुई, 43 लोगों को, जैसा कि रिपोर्ट है, अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो दुखद घटना है ये। तो यहां पे क्या आएगा, ड्यू टू द लैक्सिटी ऑफ द अथॉरिटीज, क्योंकि छोटी सी फैक्ट्री में जो इतनी कंजेस्टेड एरिया में है, वहां रात के समय इतने सारे लोग एक फैक्ट्री में सो कैसे रहे हैं जबकि वो काम करने की जगह है, तो ये कैसे चल रहा है, तो वो लापरवाही। तो खैर लैक्स का मतलब वही है। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 6 7 में ये कह रहा है ही आंसर्ड मोर क्वेश्चन देन मी। बिल्कुल आसान। देन वाला फंडा, क्या फंडा सीखा था, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होती है। तो 7वें क्वेश्चन में देन के पहले क्या लगा हुआ है, ही आंसर्ड मोर क्वेश्चन, ही का इस्तेमाल हुआ है, तो इसके बाद भी सब्जेक्टिव केस आएगा, लेकिन यहां पे क्या लगाया है, ऑब्जेक्टिव, गलत है, इसका सब्जेक्टिव लगा लो, सही हो जाएगा। ही आंसर्ड मोर क्वेश्चन देन आई। और क्वेश्चन नंबर 8 में भी बिल्कुल वही है, वेदर यू बिलीव इट और नॉट बट इट इज ट्रू दैट दे आर वाइजर देन अस। बिल्कुल सेम फंडा 8वें में भी। यहां पे क्या लिखा है, दे आर वाइजर देन अस। दे कौन सा केस है, दे है आपका सब्जेक्टिव केस, और इधर क्या लगाया हुआ है, देन के बाद अस गलत है, अस का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, वी, ये सही होगा। तुलना हमेशा सिमिलर केसेस में होती है, राइट, सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से। 9th क्वेश्चन है, नन ऑफ दिस लगेज आर माइन सो यू हैड बेटर आस्क समवन एल्स रिगार्डिंग दिस। यहां पे सनम प्रोनाउन का इस्तेमाल होता हुआ आपको दिख रहा है। नन ऑफ दिस लगेज लिखा हुआ है, नन ऑफ का ऑब्जेक्ट क्या है, नन ऑफ का ऑब्जेक्ट है लगेज। नाउन में पढ़ के आ रहे हो, लगेज काउंटेबल था कि अनकाउंटेबल था, तो याद आ गया आपको, अनकाउंटेबल था। लगेज, बैगेज, राइट, पोएट्री, क्रॉकरी, अपैरेटस, ये वो शब्द हैं जो अनकाउंटेबल माने जाते हैं और सिंगुलर की तरह से ट्रीट होते हैं। तो फंडा वही था कि भाई नन ऑफ, सम ऑफ, तो उसके बाद आने वाले शब्द के ऊपर डिपेंड करेंगी चीजें। लगेज क्योंकि अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है, इसलिए नन ऑफ दिस लगेज इज माइन करना होगा आपको, इज माइन, आर माइन नहीं होगा। नन ऑफ द लगेज इज माइन सो यू हैड बेटर। अच्छा, ये हैड बेटर भी बड़े सारे लोगों को परेशान करता है, ये वर्ब के चैप्टर में देखोगे आप, लेकिन आज समझ लो हैड बेटर एक्चुअली एक मॉडल वर्ब है। ये मत सोच लेना कि हैड का मतलब यहां पास्ट परफेक्ट हो गया, ये मॉडल वर्ब है। जैसे यूज्ड टू आपका एक मॉडल वर्ब है, जैसे ऑट टू एक मॉडल वर्ब है। तो ये क्या है, ये वो मॉडल वर्ब है जहां पे दो शब्द की जोड़ी बन जाती है, तो वैसे ही ये सारे मॉडल वर्ब है। हैड बेटर भी एक मॉडल वर्ब है, और बोलचाल की इंग्लिश में ये बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल होता है, लोग हैड को खा जाते हैं। आप लोगों ने, आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए, यू बेटर गो फॉर दिस ऑप्शन, राइट, यू बेटर डू दिस, यू बेटर डू दिस। कोई मतलब निकल रहा है इसका, नहीं, लेकिन वो उसका वहां पे सही इस्तेमाल क्या है, बोलचाल में ऐसे बोलते हैं, यू हैड बेटर। एंड यू हैड बेटर जो है वो एक मॉडल वर्ब है। कोई भी मॉडल वर्ब मूड की, इमोशन की, फीलिंग्स की सूचना देता है। तो यू हैड बेटर का मतलब होता है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम ये कर लो, ठीक है ना। जैसे कहा जाए यू हैड बेटर फॉलो द रूल्स, यू हैड बेटर फॉलो द रूल्स अदरवाइज बी रेडी टू फेस द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज।
तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नियमों का पालन करो, नहीं तो बुरे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। तो कई बार ये जो बुरे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने वाली लाइन मैंने बोली है, ये बोली नहीं जाती, ये इमोशन हैड बेटर में छुपा हुआ होता है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि ऐसा कर लो। ये प्यार से दी गई धमकी के तौर पे आप समझ सकते हैं। तो हैड बेटर, जिस मैंने सेंटेंस बोला वहां धमकी के लिए था, यहां पे है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो वही है कि इसमें से नन ऑफ दिस लगेज इज माइन, इस लगेज में से कुछ भी मेरा नहीं है, तो तुम्हारे लिए अच्छा है कि किसी और से पूछो इसके बारे में। whom do you think she is if she knows so many things about you? whom do you think she is? यहां पे whom जो है वो इस्तेमाल गलत है, और whom की जगह पे आप क्या लगाओगे क्वेश्चन नंबर 10 में? who। तो whom यहां पे गलत है, इसकी जगह हम रिप्लेस करेंगे क्या, who से। who do you think she is, क्या कहा था, सब्जेक्टिव के लिए who, ऑब्जेक्टिव के लिए whom। सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है कि कौन है वह, क्या लगता है तुम्हें, कौन है वह, किसको है वह नहीं, कौन है वह जो तुम्हारे बारे में इतना जानती है। हु डू यू थिंक शी इज, कौन है वह, क्या लगता है तुम्हें जो तुम्हारे, इफ शी नोज सो मेनी थिंग्स अबाउट यू, अगर वो तुम्हारे बारे में इतना कुछ जानती, कौन है वो। तो कौन की अंग्रेजी है हमारी हु, नॉट हु। चलिए आप मुझे फाइनल स्कोर अपने बताएंगे, मैं अभी आपके कमेंट्स में स्कोर नहीं देख रहा, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप अपना चेक करते चलिए। थैंक यू अल्फाबेटो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 to 15 बहुत आसान है। एक ही तरह के क्वेश्चन को मैंने क्लब किया। देखिए आपके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि एक तरह के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में एक साथ क्लब करता हूं। अब दैन वाले दोनों क्वेश्चन एक साथ दे दिए, ठीक है ना, पीछे वो इट इज वाला क्वेश्चन, बी फार्म के वर्ब वाला एक साथ दे दिया, लेट और प्रपोजिशन एक साथ दे दिया, एक ही साथ सिखाया था यहां पे। तो ये तरीका यही है कि जो पढ़ा रहा हूं सीधा उसका प्रयोग करो, और ये सभी की कोशिश होनी चाहिए कि हम बिल्कुल सही जवाब दें। चलो बहुत अच्छी बात सुनील। एक मिनट का टाइम दूंगा, एक ही तरह के पैटर्न पे ये सारे क्वेश्चन है, फटाफट। जाते समय किसको धोया था तुमने। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 15 तक ये पांच चारों क्वेश्चन मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ऊपर दिए हैं, इसीलिए मैंने कहा कि आपको हिंट पकड़ना था। आप देखिए अवेल शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो आई हैव अवेल्ड माई सेल्फ। हाँ जी, तो अवेल के साथ यानी 12वें क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, अवेल वो वर्ब है जो अपने बाद लेता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। अगला है आई वॉन्ट टू नो वाई यू एबसेंटेड फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, बताया था एबसेंट भी उसी कैटेगरी का वर्ब है, तो वाई यू एबसेंटेड, यू लिखा है ना, यू लिखा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, योर सेल्फ। और फिर देखिए आप 14वां क्वेश्चन है शी प्राइड्स, प्राइड भी हमने लिखा था वर्ब के तौर पे, तो 14th में क्या करना पड़ेगा, प्राइड्स हर सेल्फ, प्राइड्स हर सेल्फ। और 15 में क्या है, यहां लिखा है यू विल टेक द मेडिसिन व्हेन एवर यू फील योर सेल्फ फीवरिश। और मैंने आपको वो भी लिखा था कि पेपर में कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जो दिए जाते हैं और उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता है, लेकिन वो लगा के दे देते हैं। तो 15वां क्वेश्चन बिल्कुल वही था, यहां पे फील के बाद योर सेल्फ लगाया है जो कि गलत है, फील रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेता, यू फील फीवरिश, राइट। फील स्टेटिव वर्ब है, इसे क्वालिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव करेगा। सो व्हेन एवर यू फील योर सेल्फ, यहां से 15 में से हटा दो, आपका सेंटेंस जो है वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 12, 13, 14 इन तीनों में, इन द क्वेश्चन नंबर 12, 13 and 14 reflexive pronouns were missing. You just need to put the reflexive pronoun, and in the 15th question reflexive pronoun was not required but it was given, and that is why we have to remove that, and by this way we can make all these sentences correct. ठीक है, तो 12, 13 और 14 में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं दिए गए थे, उनके साथ हमें लगाना पड़ा, और 15वें में उनकी आवश्यकता नहीं थी लेकिन दिया गया था, तो वहां से हमने हटा करके इन सारे सेंटेंसेस को करेक्ट बना लिया। चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 से लेकर के 20 तक आंसर करें आप।
यहां पे लिखा है नीदर ऑफ द थ्री सिस्टर्स, यानी यहां नीदर नहीं लग सकता। नीदर भी दो के लिए आता है नेगेटिव सेंस में। इधर और इधर का क्या फर्क है? पहला मोटा फर्क तो आपको, जो मोटा फर्क है वो यही कि इधर पॉजिटिव सेंस में है, इधर नेगेटिव सेंस में है। लेकिन जो दोनों के बीच कॉमन बात है वो क्या, कि दोनों दो के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। इधर भी दो को डिवाइड करने के लिए पॉजिटिव सेंस में, और नीदर दो को डिवाइड करने के लिए नेगेटिव सेंस में। अगर दो से ज्यादा की बात है पॉजिटिव में डिवाइड करने के लिए, ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे इसमें रट लेते हैं एनी का इस्तेमाल नेगेटिव के साथ। अरे एनी का इस्तेमाल नेगेटिव के साथ कब होता है? जब एनी एडजेक्टिव होता है। यहां पे एनी प्रोनाउन है, ठीक है ना, तो इसीलिए रटना बड़ा डेंजरस है। तो इस बात को समझो आप, दो के लिए ईदर, लेकिन अगर दो से ज्यादा है तो एनी। और 17 आपका 17 क्वेश्चन में भी यही फंडा आप देख रहे हो। क्या देख रहे हो? यहां पे नीदर ऑफ द थ्री सिस्टर्स लिखा हुआ है, नीदर ऑफ द थ्री सिस्टर्स लिखा है, बात तीन बहनों की हो रही है, और यहां पे लगा है नीदर। ये नीदर यहां पे गलत है, यहां पे क्या होना चाहिए? नन। तो फंडा क्या पता लगा आपको कि पॉजिटिव सेंस में दो के लिए ईदर, राइट। ये साथ के साथ नोट करते चलना, ईदर फॉर टू और एनी, ये प्रोनाउन की बात हो रही है, एडजेक्टिव नहीं, फॉर मोर देन टू। वैसे ही 17वां क्वेश्चन क्या सिखा गया? नीदर किसके लिए है? फॉर टू, जाहिर तौर पे नेगेटिव सेंस में, दोनों बहनों में से किसी की भी। और यहां पे क्योंकि तीन बहनों में से हर किसी की बात करनी है आपको, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहां क्या करोगे? नन का इस्तेमाल करोगे। किस सेंस में? फॉर मोर देन टू। तो इस बात का ध्यान रखिए, ये यहां पे आपको यही सिखा रहा है। नीदर की जगह पे एनी नहीं होगा, नन होगा। ट्राई बालकिशोर, बिल्कुल सही। चलो, जो सही है उनको पढ़ना मुश्किल है, क्योंकि आप बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं। मैं सिर्फ कमेंट देखूंगा तो आप भी डिस्ट्रैक्ट होंगे, मैं भी होऊंगा। मैं आपको इसलिए समझाते चल रहा हूं, आप अपना मिलान करते चलिए कि कहां पे गलती की है आपने। इट इज यू एंड आई। अब बहुत सारे लोगों ने यहां पे देखो तो क्या लिखा है? आई एंड यू लिखा हुआ है। बहुत सारे लोगों को इसको सही भी लगा है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज भी हैं कि क्या किया जाए। शिवानी पूछ रही, आर मैरिड भी तो आएगा इसमें, क्योंकि प्लूरल है। देखो, नन के मामले में मैंने ये बात कही थी कि आपको बहुत ही कम केसेस ऐसे मिलेंगे जहां पे हम प्लूरल लेके चले। तो जो सनम वाला फंडा है वो बाकियों पे तो चलो ठीक है, बट नन के केस में अब यहां पे सेंस क्या है? अगर हमें ये कहना है तीनों में से नॉट अ सिंगल वन, नन, नो वन, नॉट अ सिंगल वन, तीनों बहनों में से किसी एक की भी शादी नहीं हुई है, तो वहां पे इज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इज नॉट अ प्रॉब्लम मच ओवर हियर। यहां पे दिक्कत थी किसमें? नीदर में, वहां हमने नन कर लिया। हाँ जी, तो देखिए आप, इट इज यू एंड आई हु आर टू ब्लेम फॉर दिस एक्सीडेंट। ब्लेम किया जा रहा है, ब्लेम तभी करोगे जब किया जाएगा जब कुछ नेगेटिव घटना होगी, कुछ गड़बड़ किया है आपने, और वही प्रॉब्लम यहां पे है। इट इज यू एंड आई लिखा है, नेगेटिव में ऑर्डर क्या था? 1 2 3 था, तो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर क्या करना पड़ेगा? इट इज आई एंड यू हु आर टू ब्लेम, 1 and 2। मैंने वही कहा था कि ऑर्डर में से जो भी अवेलेबल नहीं है उसकी जगह हटा दो, तो 1 2 3 इन जनरल होगा, थर्ड यहां पे है नहीं, तो आई एंड यू, ठीक है ना। इट इज आई एंड यू हु आर टू ब्लेम फॉर दिस एक्सीडेंट। क्वेश्चन नंबर 19, इट्स अ लॉन्ग वे होम, सो लेट्स हैव सम टी हियर और वी विल गेट टायर्ड सून। देखिए, ये इट्स और इट्स की प्रॉब्लम है। जो लोग, जिन लोगों को क्लैरिटी नहीं होती उनके लिए क्वेश्चन है, आप लोगों को तो क्लैरिटी है। हाँ जी, तो ये एनी फॉर मोर देन 2 लिखा हुआ है, शायद आपको स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा क्या? नोट कर लीजिएगा इसको। बेहतर 1 मिनट हटा देंगे क्या इसको? जो पट्टी है हटाई जा सकती है? हाँ, 1 मिनट के लिए बस नोट कर लीजिए, फिर मैं बोल देता हूँ। नोट कर लो, मैंने अभी देखा स्क्रीन पर शायद आपको क्वेश्चन वाली पट्टी। हाँ जी, एक बार नोट कर लीजिए आप। अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस चीज को नोट कर लो आप, जो मैंने सर्कल किया है 16वें और 17वें क्वेश्चन में, ठीक है। अब दिख रहा होगा सभी को? हाँ सर, आप क्वेश्चन लगा दीजिए। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करना है आपको? इट इज लिखना है वहां पे, और इट इज के लिए क्या करना पड़ता है भाई? अपॉस्ट्रोफी लगाना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में जो लिखा है इट्स, ये गलत है। इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? ये, और ये सही होगा। और इसका मतलब क्या होगा कि इट इज अ लॉन्ग वे होम, घर के लिए अभी एक लंबा रास्ता है, तो इसलिए आओ कुछ चाय वाय ले लें, नहीं तो हम जल्दी ही थक जाएंगे। एंड विदाउट हैविंग अ सेकंड थॉट लेट इट बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यू एंड ही। बिल्कुल फॉर्मूले कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर है भैया। बिटवीन लिखा हुआ है, बिटवीन क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन लिखोगे वो क्या होगा? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट है तो केस कौन सा होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव। तो यू तो ऑब्जेक्टिव केस है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्रॉब्लम है ही में, यू तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों है, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम यहां पे थी, ही को आप हिम से रिप्लेस करोगे और सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। बिना सेकंड थॉट के इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट होने दो उसके और तुम्हारे बीच में, बिटवीन यू एंड हिम। चलिए, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस और नजर आ रहे हैं, 2 मिनट का टाइम, और फिर हम करते हैं डिस्कस। है जैसे हमने कहा था कि वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स, लेकिन वन को छोड़ करके अगर कोई और आपके पास इंडेफिनिट प्रोनाउन है, आपने सेन बॉट पूरा का पूरा फार्मूला देखा था, उसमें से कुछ भी लग गया, जैसे यहां पे लगा हुआ है एवरीवन, तो समवन आ गया, समबडी आ गया, एवरीवन, एवरीबॉडी, कुछ भी इस तरीके का आ गया अगर,
तो आपको क्या लगाना पड़ेगा पजेसिव के लिए? हिज लगाना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो अब यहां पे देखो वही काम इन्होंने किया है, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट वंस टीचर लगा दिया। तो पेपर वाले ये करेंगे, जहां पे हिज की जरूरत होगी वहां वंस लगा देंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 आपको याद होगा, वहां जरूरत थी किसकी? हिज की, तो वहां वंस। ये इसी को आपस में इंटरचेंज करते रहते हैं, वंस की जगह पे हिज। तो इधर आपको क्या करना होगा, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में जो वंस वर्ड है, इस वंस को हटाओगे आप, ये गलत है, यहां पे क्या लगेगा? यहां हिज टीचर, राइट? So I must say that everyone should respect his teacher. There is nothing impossible under the sun, so anyone can do this if one tries. अब देखो मैंने ये क्वेश्चन भी तुरंत उसके नीचे क्यों दिया है, और आप में से कुछ लोगों के जवाब सही है, काफी लोगों के जवाब इसमें गलत थे इस क्वेश्चन में, और इसीलिए मैंने दिया था कि गलती करो और ये चीज पक्की कर लो, फिर आगे कभी पेपर में गलती ना हो। अब यहां पे एनीवन कैन डू दिस लिखा हुआ है, राइट? अब जैसे सौरभ ने भी यहां पे आंसर किया तो उन्होंने वन को दे से जो है रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना? यहां पे एनीवन कैन डू दिस इफ वन ट्राइज। तो कुछ लोग क्या करेंगे, जो रट्टू होते हैं, वो इस बात को रट लेते हैं कि भैया यहां पे ना समवन एवरीवन, वन को छोड़ के कुछ आएगा तो हिज लगेगा। यार हिज की जरूरत है तो हिज लगाओगे ना। हिज क्या है? हिज पजेसिव एडजेक्टिव है, इसका मतलब उसका होता है। जब हमें पजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत है तब हम लगाएंगे कि वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स, राइट? एवरीवन शुड ओबे हिज पेरेंट्स, राइट? या जैसे यहां पे था कि एवरीवन शुड रिस्पेक्ट हिज टीचर, यहां वंस नहीं आएगा। लेकिन यहां पे हमें उसकी जरूरत नहीं है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 22 में जिस पार्ट में एरर है मैं वही लिख रहा हूं। इफ लगाया तुमने, इफ के बाद, इफ के साथ अगला क्लॉज शुरू हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है ट्राइज। ट्राइज क्या है? वर्ब है। वर्ब के पहले क्या आएगा? वर्ब का सब्जेक्ट आएगा, कौन ट्राई करता है। तो यहां पे वन ट्राइज तो आएगा नहीं, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत में क्या लिखा हुआ है? एनीवन। तो हमें हिज का सब्जेक्टिव केस चाहिए, क्योंकि एनीवन, एवरीवन, समवन, जो भी सब है उनके साथ, वन को छोड़ के बाकी जितने भी हैं उनके साथ क्या आ जाएगा आपका? हिज, पजेसिव में। लेकिन हमें यहां पजेसिव नहीं चाहिए, हमें चाहिए यहां पे सब्जेक्टिव। तो हिज का सब्जेक्टिव क्या होता है? ही। तो दे नहीं आएगा, इसी की तो चर्चा की थी हमने कि सेन, बॉट, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये समवन, एनीवन, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, ये सब क्या है? सिंगुलर है। और सिंगुलर के लिए दे का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। अगर दोबारा उसके लिए सब्जेक्ट चाहिए तो आप ही लगा लीजिए, ठीक है? इसी की चर्चा हुई थी। तो यहां पे इफ ही ट्राइज, अगर वह कोशिश करता है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में भी काफी गलतियां की गई हैं, और मैं आपको बता दूं 23 में लोग 3 तरह के एरर्स बताते हैं, और आपके आंसर्स में से भी मुझे वो पैटर्न दिखाई दिया, तीनों में से कुछ ना कुछ, क्योंकि ये गलती होने का कोई स्कोप होना नहीं चाहिए। नाउन पढ़ के आ रहे हो आप। देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं गाइज को गाई कर दिया जाए, गाइज को गाई कर दिया जाए, एस हटा दिया जाए, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। कुछ महान विभूतियां ये कह सकती हैं कि इज को हटा के आर लगा दो, क्योंकि उसके पहले गाइज लिखा हुआ है। और कुछ लोग कहते हैं ये जो देयर लिखा है उसकी जगह हेज कर दो। तो जो तीसरी कैटेगरी है लोगों की, वो बिल्कुल सही है। आपको पता है कि आप द के बाद आने वाला शब्द प्लूरल ही रखना पड़ेगा, चाहे आप ईच लगाओ, वहां पे वन लगाओ, सम लगाओ, शब्द प्लूरल होगा ना। हर एक की बात बहुतों में से हुई होगी, तो ईच ऑफ द गाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगेन वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा? ईच के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप गाइज की बात नहीं कर रहे, आप गाइज में से हर एक की बात कर रहे हैं, हर एक ईच सिंगुलर है, तो इज भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्योंकि हम बात यहां पे सिंगुलर की कर रहे हैं, हर एक की कर रहे हैं, तो 23 में जो देयर लिखा है उस वही गड़बड़ था। ईच ऑफ द गाइज, ईच ऑफ द गाइज इज, क्या लिखा है आगे? फ्री टू वॉइस देयर ओपिनियन, इज फ्री टू वॉइस। अब यहां पे देयर की जगह पे हम क्या लगाएंगे? हिज ओपिनियन। और यही यहां पे करेक्शन था। स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल क्लियर है। हम बात गाइज की नहीं कर रहे, उसमें से हर एक की कर रहे हैं, हर एक सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए वर्ब भी सिंगुलर, और क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसके लिए पजेसिव जो आएगा वो भी क्या होगा? वो भी सिंगुलर होगा, हिज। तो बस ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना? तो देयर की जगह पे हिज लगा दीजिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। तुक्का नहीं मारना, फीलिंग पे अंग्रेजी लेकिन नहीं चलनी है, और ना तो किसी रटने के बोझ के नीचे रहना है, चीजों को समझते हुए। देखो क्वेश्चन नंबर 24 और 25 बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बार बार इधर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं पेपर में इस तरीके से, और यहां पे कंफ्यूजन बहुत होती है, तो आइए इसको भी दूर कर लेते हैं। सेंटेंस लिखा, ही वाज द मैन हुम आई थॉट केम टू सी माय फादर यस्टरडे। यहां पे दो दिक्कत, हु और हुम का फंडा मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि भाई जब हमें सब्जेक्टिव केस की जरूरत हो तो हु लगाओ, ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत हो तो हुम लगाओ। अब यहां पे समस्या क्या है आपके पास कि आप ये सोच सकते हैं कि हुम आई थॉट लिखा है, यार यहां पे तो थॉट वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, जिसको मैंने सोचा, तो हुम आपको बिल्कुल सही लगेगा। और यही पेपर सेटर का ट्रैप होता है। जैसे आपको पता है हर चैप्टर में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही फिल्टर करके देता हूं यहां पे, तो आपको वो नजर आ रहा है कि वो उसका ट्रैप है। और वही चीज आपको 25वें क्वेश्चन में भी नजर आ रही है, हुम आई थॉट। आपको लगेगा हमें थॉट का ऑब्जेक्ट चाहिए, जिसको मैंने सोचा, और इसलिए हुम यहां पे बिल्कुल सही है। जबकि दोनों में हुम गलत है, और दोनों ही सेंटेंसेस में हुम की जगह हु आएगा। क्यों आएगा आओ समझ लेते हैं। इसमें दिक्कत इसलिए होती है ना कि एसएससी जो है वो कभी पंक्चुएशन पर उन्होंने उतना ध्यान दिया नहीं, और वो लिख भी देते हैं कि पंक्चुएशन के ऊपर कोई एरर हो तो उस पर ध्यान मत दो यार, लेकिन बिना पंक्चुएशन के ऐसे ही पंगे होंगे। यहां पे एक्चुअली इस आई थॉट को 2 कॉमा के बीच में लिखा जाना चाहिए, मैंने सोचा। ये एक्स्ट्रा बात है, ये मेन सेंटेंस के स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पे दिया गया। और अब आप इस सेंटेंस को जरा समझें कि क्या लिखा गया है। ही वॉज द मैन हु केम टू सी माई फादर, ये सेंटेंस है। ही वॉज द मैन हु केम टू सी माई फादर। यही वो आदमी था जो मेरे पिता को देखने आया था, जो मेरे पिता को देखने आया था, जिसको नहीं। और ये जो आई थॉट है ये ऐसे है एक्चुअली,
ये ऐसे लिखा जाना चाहिए। तो यहां पे वो अलग अलग आई कंसीडर्ड, आई थॉट, ऐसा आपको लिख करके मिल जाएगा, कुछ भी लगा देंगे वर्ब, उसमें क्या है। तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें थॉट का ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमें केम वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए, जो आया था। यही वो आदमी जो मेरे पिता को कल मिलने आया था। 25वां क्वेश्चन, सेम प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 25 में, द मैन हु वॉज अ फ्रेंड ऑफ माइन। ये आदमी स्पेसिफाई कर रहे हो, द लगा हुआ है, द मैन हु वॉज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो आदमी जो मेरा दोस्त था, जिसको मेरा दोस्त नहीं था, जो मेरा दोस्त था, मेरे को 2000 रुपए का चूना लगा दिया, चीटेड मी ऑफ 2000 रुपीज। तो यहां पे भी सेम पॉइंट क्वेश्चन नंबर 25 में, द मैन हु, आप उस इंसान के बारे में क्या बता रहे हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, हु वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ये सेंटेंस है, हु वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन। तो इसीलिए शुरुआत से ही सेंटेंसेस को तोड़ना सिखाया आपको कि आपको आगे कहीं दिक्कत ना हो, ठीक है ना। हु वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो आदमी जो कि मेरा दोस्त था, मैंने सोचा जो कि मेरा दोस्त था वो मेरे को 2000 का चूना लगा दिया, ठीक है ना। बहुत अच्छा ट्राई के 21 आउट ऑफ 25 स्कोर है, बहुत बढ़िया। पुरुषोत्तम तो सैटरडे संडे छुट्टी थी भाई, देख लिया होते लेक्चर आप पूरा, बिना लेक्चर देखे हुए कैसे चीजें समझ में आएंगी। और यहीं पे देखो जिन्होंने लेक्चर लिया उनकी परफॉर्मेंस, तो क्लास देख लीजिए पुरुषोत्तम, उसके बाद क्वेश्चंस का मजा आएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस बैच के बारे में पूछ रहे हैं, आज सूचना मिल जाएगी, बीच बीच में कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं आपको, वो सिर्फ वहां पे प्रैक्टिस हम करेंगे। तो मैंने पहले भी कहा था कि जिन लोगों ने पहले एग्जाम्स दिए हैं या प्रिपरेशन करी है वो प्रैक्टिस बैच लें। अब जैसे पुरुषोत्तम वाले जैसे केसेस हैं यहाँ पे, जिन्होंने कभी प्रोनाउन पढ़ा नहीं, एडजेक्टिव पढ़ा नहीं, या पढ़ा नहीं है सिर्फ रटा है चीजों को, तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप पहले पढ़ लें मेरे साथ, 2 महीना रुक जाएं, आगे फिर वो प्रैक्टिस बैच तो आते रहेंगे, तब आप लोग, क्योंकि प्रैक्टिस का मजा तब है जब फंडे क्लियर है। चलो योगेश, मैं बाद में पूछूंगा भाई, डोंट वरी कितना स्कोर है, इसको आंसर करिए फटाफट आप लोग। 5 क्वेश्चन और आपकी आंखों के सामने, 1 मिनट का समय है इसके लिए, तेजी से थोड़ा। अमित, हु और हुम में डिफरेंस पीछे के लेक्चर में बताया गया है, दोबारा जाके पीछे देख लो प्रोनाउन का लेक्चर। क्लासेस मिस मत किया करिए, कोर्स लिया है आपने तो, ठीक है ना। मैंने हिंदी अर्थ तक लिखाया है, हु कौन किसने, जब इंट्रोगेटिव है, जब बीच में आएगा तो जो और जिसने, वो भी लिखाया है मैंने, तो जाके पीछे जाके देखो आप। दिलीप कह रहे हैं सर कल आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम दिया, आपकी क्लास से बहुत हेल्प मिली। चलो बहुत अच्छी बात, पेपर नॉर्मल लगेंगे अगर आपने मेहनत करी है ना। आज हमारे सीपीओ के एस्पिरेंट्स का पेपर है, सीपीओ का प्रैक्टिस बैच में लेके आया था, पीछे 500 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस कराया उनको, 50-50। सीपीओ का पेपर मॉडरेट आता है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक पेपर हैं इसके। थैंक यू मृदुल। चलो भाई फटाफट आंसर करो। सैटरडे को वो कैब की क्लास नहीं हो पाई थी, मैंने कहा था, क्योंकि कुछ ऐप में टेक्निकल दिक्कत आ गई थी, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। आज हम पढ़ेंगे वो कैब की दूसरी क्लास। चलिए अब हम कर लेते हैं डिस्कस। पहला है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तुरंत दिख जाएगा आपको, स्टोरीज के बाद लिखा हुआ है दैट, आया ना, दैट का जिक्र हुआ है। दैट क्या है भाई, दैट है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। 26वां क्वेश्चन बहुत आसान, दैट है रिलेटिव प्रोनाउन, एंटीसीडेंट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। दैट के पहले आया हुआ शब्द प्लूरल है, इसका मतलब सब कुछ जो दैट के आगे लिखा है वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, स्टोरीज के अकॉर्डिंग। स्टोरीज प्लूरल, तो दैट के बाद हैव बीन आ जाएगा, दैट हैव बीन नैरेटेड बाय ओशो, राइट। दिस इज द बेस्ट विच वी कैन डू फॉर यू। याद आ गया होगा कॉन्सेप्ट विच वर्सेस दैट, जब कराया था 4 सेंटेंसेस लिखाए थे, तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट था कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप विच नहीं दैट को तरजीह देते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे। तो यहां पे बेस्ट का इस्तेमाल हुआ है, दिस इज द बेस्ट दैट, विच नहीं सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। याद रखना ये सब बिल्कुल तुरंत नंबर देने वाले कॉन्सेप्ट हैं। दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू ऑफर फॉर यू, बिकॉज अब मतलब निकालोगे ना तो आपको लगेगा सही तो है यार, क्या दिक्कत है, बट अब अंग्रेजी है, जो चीजें बताई गई हैं वो हमें करनी है। तो यहां पे विच को रिप्लेस करेंगे किससे, विच गलत है, इसको दैट से रिप्लेस कर लीजिए, सेंटेंस हो जाएगा आपका करेक्ट। 28वां क्वेश्चन है, व्हेन यू कमिट अ मिस्टेक यू मस्ट एडमिट। कौन सा फंडा इस्तेमाल हो रहा है, रेफरेंस ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कराया था आपको जिसमें हमें झटका लगा था, जहां हमने लिखा था इफ यू ड्रीम ओकेजनली यू शुड राइट इट डाउन, और आप में से भरपूर लोगों ने कहा कि सर ये सेंटेंस सही है, और फिर आपने बताया भी कि सर इट जो प्रोनाउन है वो ड्रीम नाउन की तरफ इशारा कर रहा है, और तब हम ड्रीम से बाहर निकले थे और हमें समझ में आया था कि यार यू ड्रीम में तो ड्रीम वर्ब है, नाउन तो है ही नहीं।
तो एक तरीका वो था रेफरेंस प्रोनाउन के ऊपर क्वेश्चन पूछने का, जहां बच्चे को नाउन मत दो, उसे बस फीलिंग आए कि नाउन है, और प्रोनाउन दे दो। तो बिना नाउन के प्रोनाउन दे दिया था 8। यहां पे उल्टा काम हुआ है, यहां नाउन दिया हुआ है 28वें क्वेश्चन में, व्हेन यू कमिट अ मिस्टेक, मिस्टेक इज नाउन, बट इस नाउन के लिए प्रोनाउन नहीं दिया। अगले पार्ट में यू मस्ट एडमिट, व्हाट शुड आई एडमिट, क्या एडमिट करना है मुझे? एडमिट तो वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट तो चाहिए, और वहां पे यू मस्ट एडमिट योर मिस्टेक तो कहोगे नहीं, मिस्टेक लिख दिया पहले, प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा, बार बार नाउन इस्तेमाल तो करेंगे नहीं। और 28वें क्वेश्चन में आपको वही करना है, मस्ट एडमिट के बाद लगाएंगे इट वो प्रोनाउन है जो कौन सी नाउन की तरफ इशारा करेगा? अ मिस्टेक। तो दो तरीके के क्वेश्चन, बिना नाउन के प्रोनाउन दे दो, और दूसरा टाइप क्या, यहां नाउन दो बट प्रोनाउन गायब कर दो। और जिस बच्चे की आदत नहीं है सेंटेंस को होश में पढ़ने की, वो इसको पकड़ ही नहीं पाएगा, ठीक तो है। तो हम बिल्कुल होश में पढ़ेंगे, जब भी प्रोनाउन दिखाई दे तो पूछो नाउन कहां है, नाउन दिखाई दे तो पूछो प्रोनाउन कहां है, वर्ब दिखाई दे पूछो सब्जेक्ट कहां है इसका। इससे आपकी आदत बेहतर हो जाएगी। मनीष, प्रशांत और नवीन हेल्प ईच अदर, कितना डायरेक्ट क्वेश्चन। कौन से प्रोनाउन पे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन पे। तीन दोस्त हैं, दो के लिए ईच अदर लगता है, तीन के लिए वन एनदर लगता है। तो 29वें क्वेश्चन में आप लगा देंगे वन एनदर ईच अदर की जगह पे, और सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, तीन दोस्त हैं। और 30वां क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, लिखा है शी लोथ्स एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर एक्स बॉयफ्रेंड। क्या बात है। तो इसमें मैं कुछ पूछना भी चाहूंगा आपसे। पहले तो देखो हु रिलेटिव प्रोनाउन है, यहां पे सेंटेंस में क्या एरर है वो समझ लेते हैं। हु रिलेटिव प्रोनाउन है और क्या लिखा हुआ है? एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी। पहले तो लोथ का मतलब समझ लो, जिन लोगों को नहीं पता है, लोथ यहां पे वर्ब है, लोथ का मतलब होता है घृणा करना, हेट करना, हाई डिग्री का शब्द है, राइट। तो मतलब क्या है सेंटेंस का, कि वो हर उस चीज, एवरीथिंग बेजान, हर उस चीज से वो बहुत घृणा करती है, और हर उस इंसान से भी जो उसको उसके पुराने बॉयफ्रेंड की याद दिलाता है। तो अब हर वो टेडी बियर, हर वो हर चीज का कार्ड, वो सब उसे बिल्कुल नागवार गुजरते हैं, उसे फूटी आंख नहीं सुहाते। और वो लोग भी जिन्होंने कहा था तुम्हारी जोड़ी तो बिल्कुल मस्त है, यू आर मेड फॉर ईच अदर, अब वो लोग भी उसे फूटी आंख नहीं सुहाते। इन चीजों से बहुत घृणा है। ऐसे जो लोग हैं या वो चीजें जो उसके बॉयफ्रेंड को उसे याद दिलाती हैं, उन सारी चीजों और लोगों से उसे बहुत घृणा है। अब यहां पंगा क्या है कि हमने लगाया हुआ यहां पे हु, और आप लोग इतने समझदार हैं, आपको पता है हु जो है वो लिविंग थिंग्स के साथ लगता है, बट यहां चालाकी की गई। यहां आपको एंटीसीडेंट, हु रिलेटिव प्रोनाउन, इसके एंटीसीडेंट यानी पहले आने वाले शब्द के तौर पे एवरीबॉडी तो लिविंग है। अगर सिर्फ एवरीबॉडी लगा होता तो हु में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन लगे हाथ जो दूसरा एंटीसीडेंट दिया वो एवरीथिंग है, और ये है आपका नॉन लिविंग। अब यहां पंगा हो गया। और यहां एक और कॉन्सेप्ट हम सीख गए इसी बहाने। हर क्वेश्चन मेरा एक एक कॉन्सेप्ट और पक्का करता है। मेरे साथ पढ़ लो पहले डिटेल में, उसके बाद क्वेश्चन मेरे साथ कर लो, फिर उस चैप्टर में कुछ दिक्कत नहीं होगी आपको। एक चैप्टर करके आपको पता लग चुका है, और आप सभी जो मेहनत कर रहे हैं वो भी उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो देखो यहां पे हु करोगे गायब, इसकी जगह क्या लगाओगे? दैट, क्योंकि आपको पता है दैट का इस्तेमाल हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए करते हैं। तो दैट और हु के बीच का जो एक हमारा प्रॉब्लम है, वो उसके लिए भी एक और फंडा आपका क्लियर हुआ। मेरा एक सवाल था यहां से जो आपको वो मैं पूछ लूं। अब देखो दो बार ही शी हर आया हुआ है, जो पूछना बस उतना ही लिख रहा हूं। यहां पे लिखा है हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स बीएफ, ठीक है ना। मुझे ये जानना है आपसे कि इस हर और इस हर के केसेस में क्या फर्क है? पहला वाला हर और दूसरा वाले हर का केस क्या है? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, सब पढ़ा है आपने, बस बता दो मेरे को क्या केसेस है। सर आज प्रोनाउन लास्ट है। अरे हैप्पी लास्ट कहां है भाई? 120 क्वेश्चन, अभी 30 क्वेश्चन पे पहुंचे हो तुम। इतनी तेज बताओगे उतनी तेजी से काम होगा। अभी तो आई थिंक 2 दिन तो लगाओगे आप लोग कम से कम प्रोनाउन के डिस्कशन में, और दिन की मेरे को कोई चिंता नहीं है, बस अच्छा पढ़ो। हाँ जी फटाफट, रियाज का आंसर आया हुआ है। बाल किशोर लॉजिक के साथ बता रहे हैं। निर्भय कह रहे हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। भैया निर्भय हर कहां सब्जेक्टिव केस है भाई? शी सब्जेक्टिव होता है ना, रामराज ऑब्जेक्टिव, दूसरा पोजीशन का ऑब्जेक्ट है, पजेसिव एडजेक्टिव, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अमित, ओ माय गॉड, पहले वाला ऑब्जेक्टिव केस है। यार यहां पे देखो हर क्या पढ़ा था आपने? हर में दो ही पॉसिबिलिटी है ना, शी सब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्टिव भी था और हर पजेसिव भी था। तो यानी सिर्फ ऑब्जेक्टिव और पजेसिव में से हमें चूज करना है, बस काम खत्म है। पंकज आपके चरण कहां है भाई? हैं? हर हेल्पिंग वर्ब है, चरणों में नमन स्वीकार करें मेरा। हैं? हर हेल्पिंग वर्ब है भैया। ग्रामरियन तड़प जाएंगे अपनी कब्र में, घोर कलयुग आ ही गया, क्या हो रहा है इधर? हर हेल्पिंग वर्ब है भाई। हैं? बोलने से पहले सोचेंगे नहीं हम कुछ? ऐसे ऐसे क्रांति करते हो मतलब। चलिए अमित कह रहे हैं बोथ ऑब्जेक्टिव। भाई यहां पे रिमाइंड्स लिखा है, रिमाइंड्स क्या है? वर्ब है, तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया वर्ब का, और इसका क्या मतलब हो गया? जो उसको याद दिलाते हैं, जो उसको याद दिलाते हैं, क्या? उसके बॉयफ्रेंड का। तो भैया ये बॉयफ्रेंड क्या है? ये नाउन है। नाउन के पहले जो आकर के उसको क्वालिफाई करेगा वो क्या होगा? दैट वुड बी पजेसिव एडजेक्टिव। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस था पहला वाला, जो उसको याद दिलाते हैं उसके बॉयफ्रेंड की, और यहां पजेशन रिलेशनशिप बताया जा रहा है उसके बॉयफ्रेंड, तो ये पजेसिव है।
तो जितने लोगों ने सही जवाब दिया है उनकी संख्या ज्यादा है, आई थिंक 70% लोगों का यहां सही जवाब है। लेकिन मुझे चिंता उन 30% लोगों की है जो इतनी मेहनत के बाद भी ऐसी गड़बड़ कर देते हैं। मैं उन सभी के चरणों में वंदन है, ऐसे काम ना करें आप हैं। वो भी उन 70% भी वो आप ही के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिए, बोलने से पहले लिखने से पहले ध्यान से काम करो भाई। ये सब एक्स्ट्रा चीजें क्यों पूछता हूं, ये चेक करने के लिए जो इधर से ट्रांसमिट किया जा रहा है वहां पूरा रिसीव हो रहा है कि नहीं रिसीव हो रहा। पता है मुझे आपको आदत नहीं है ऐसे पढ़ने की, जहां समझते हुए पढ़ना है आदत डालो, इसका अलग मजा है। अंडरस्टैंडिंग के बाद कुछ भी रटना नहीं पड़ता, ठीक है। और इसीलिए मैंने पूछा है कि हर और हर वो ऑब्जेक्टिव पर जैसे दोनों हैं, एंड वो कैसे डिसाइड करोगे, वो प्लेसमेंट के आधार पर डिसाइड करोगे कि उसको याद दिलाते हैं उसके बॉयफ्रेंड की, उसको, दैट इज ऑब्जेक्टिव, और फिर रिलेशन से उसका बॉयफ्रेंड। बात समझ में आई। पंकज कॉम्प्लेसेंट पहली क्लास नहीं देखी थी क्या वोकैबुलरी स्पेशल बैच की? फ्री है मेरे चैनल पे भी और ऐप पे भी, जाकर देख लेना। वैसे कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है जो आदमी लेड बैक हो, ब्लैक रूट वर्ड है, कॉम टुगेदर, अपने आप में मुग्ध मस्त। उसको लगता है कि मैं जो जानता हूं दुनिया का सत्य है ना, मुझे कुछ जानने की जरूरत है ना सीखने की जरूरत है। चलो बड़े चौड़े में रहते हैं, देखा उन लोगों को जो कहते हैं ऐसे ही बाल थोड़े ही सफेद हुए हैं, अच्छा बेटा तुम सिखाओगे हमें, ऐसे लोगों को कॉम्प्लेसेंट कहा जाता है। सीखने की कोई उम्र नहीं है। आपने उन बुजुर्गों को भी देखा है जो मेट्रो में आपको दिखाई दे रहे होते हैं और वो मोबाइल में कुछ आपका इकोनॉमिक टाइम्स बैठ के पढ़ रहे हैं, या ईटी मनी के थ्रू जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो देख रहे हैं। वो आज 65 साल के हैं, उनके जमाने में यंग एज में मोबाइल फोन नहीं था, बट वो समय के साथ बदलते रहते हैं। वो भी यंग लोग, बूढ़े वृद्ध लोग होते हैं जो कि यंग बच्चों से मिलते हैं, उनका पर्सपेक्टिव जानते हैं। कलाम साहब को आपने देखा मरते दम तक जब भी वो बच्चों से मिलते थे हमेशा झुके हुए होते थे। तो काबिल आदमी की पहचान होती है कि वो झुका हुआ होगा, बेवकूफों में अकड़ ज्यादा होती है। कितने सारे इसके लिए वो मुहावरे बताए गए ना, जिस अधजल गगरी छलकत जाए, आधा अगर पानी भरा है उसको डाल दो तो बहुत छलकता है वो, और गले तक अगर पानी भरा तो बड़ा शांत रहता है वो। जिस पेड़ पे बहुत फल लगे हैं वो बिल्कुल झुका हुआ होता है, जिस पे कुछ नहीं हो बड़े आकड़ में खड़ा रहता है रोड पे। तो बात वही चीज यहां पे भी है, कॉम्प्लेसेंसी तभी आती है जब आदमी को बेवकूफी आती है, उसको लगता है कि नहीं नहीं अब तो मैंने सब जान लिया। ऐसे लोग लेट बैक होते हैं, उसकी आदत है वो, तो हमारे का क्या फायदा फिर। और आई थिंक थोड़ा सा आपका ब्रशअप हुआ होगा तो कल थोड़े से फास्ट जाएगी है। नाउन टू नाउन तो वही होगा, चाहे आप बैंक का